ओके बच्चे, तो आज हम लोग सांख्यिकी का जो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे सूचकांक, तो उस सूचकांक में हम आगे का जो टॉपिक है सूचकांक की गणना हेतु विशिष्ट सूत्र। ठीक है, सूचकांक ज्ञात करने के लिए और भी बहुत सारे फार्मूले बनाए गए बच्चे, जिसको हम आसानी से समझेंगे यहाँ पे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सूचकांक की विशिष्ट सूत्र, तो यहाँ पे हेडिंग देंगे सूचकांक की गणना हेतु विशिष्ट सूत्र। विशिष्ट सूत्र, ये जो विशिष्ट सूत्र है बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। इसी में से जो आज हम सीखने वाले सूचकांक की गणना हेतु विशिष्ट सूत्र, तो इसमें से जो पहला सूत्र है उसको बोलते हैं भारित औसत की विधि। ठीक है बच्चे, आज हम इसके अंदर 4 फार्मूले पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें से पहला जो फार्मूला है बच्चे उसका नाम है भारित औसत की विधि। क्या है, यहाँ लिखेंगे भारित औसत की विधि। तो जो भारित औसत की विधि है बच्चे, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि ये भारित औसत की विधि क्या है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भारित औसत होता क्या है। ठीक है, तो देखो बच्चे, जैसे कि आपको पता है कि सूचकांक में वस्तुओं का जो भार होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, जब भी हम कोई भी सूचकांक की रचना करेंगे, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे वस्तु होते हैं, और आपको पता है कि जो वस्तुएं होती है उसके जो महत्व होते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होता है। ठीक है, कभी भी कोई वस्तु, अगर मान लें 5 वस्तु है हमारे घरों में, तो पांचों वस्तुओं का महत्व एक जैसा नहीं होता है। किसी का ज़्यादा महत्व होता है, किसी का कम होता है ना। तो जिस वस्तु का महत्व ज़्यादा होता है बच्चे, उस वस्तु को हम भार देते हैं। क्या देते हैं? भार। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे गेहूँ, चावल, दाल, है ना, ये तीनों का महत्व कैसा है? अलग अलग है। ठीक है, किसी को चावल ज़्यादा पसंद है तो किसी को गेहूँ पसंद है ना, किसी को दाल पसंद है, तो सबका महत्व क्या है? अलग अलग है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम भारित औसत की विधि में सूचकांक की रचना करेंगे, तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं बच्चे? भार देते। क्या देते? क्वेश्चन में पहला तो क्या रहेगा? सूचकांक दिया रहेगा आपको। पहला सूचकांक होता है बच्चे जिसको हम कैपिटल आई से सूचित करते हैं। ठीक है, इसी को हम प्रतिशत मूल्यानुपात भी बोलते हैं। इसका एक और भी नाम है प्रतिशत मूल्यानुपात, ये याद रखना। ठीक है, कई बार एग्जाम में दे देते प्रतिशत मूल्यानुपात, तो प्रतिशत मूल्यानुपात का मतलब ही होता है सूचकांक। ठीक है, तो जो सूचकांक है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? प्रतिशत मूल्यानुपात। और जो दूसरी चीज़ है वो ध्यान में रखना है आपको, भार। ठीक है, भार को हम इंग्लिश में वेट बोलते हैं बच्चे, है ना। तो जो भार होता है इसी को हम महत्व भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इस भार को हम किससे सूचित करेंगे? W से। ठीक है, तो इस विधि में जब हम सूचकांक ज्ञात करेंगे बच्चे, ठीक है, सूचकांक, इसी को हम सामान्य सूचकांक भी बोल सकते हैं। सामान्य सूचकांक, तो इसका फार्मूला बनेगा सिग्मा आई डब्लू डिवाइड बाई सिग्मा डब्लू। ठीक है, ये आपका फार्मूला है, इसको याद रखेंगे सारे बच्चे कि अगर भारित औसत की विधि है, अगर उसके द्वारा सूचकांक ज्ञात करना है, तो उसका फार्मूला है समान सूचकांक इक्वल टू सिग्मा आई डब्लू डिवाइड बाई सिग्मा डब्लू। ठीक है, जहाँ पे अगर क्वेश्चन में आई नहीं दिया है बच्चे, तो इसको लिखेंगे P1 डिवाइड बाई P0। ठीक है, इंटू 100। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा? सूचकांक आई मिलेगा बच्चे। फिर उसी तरीके से हमें क्या निकालना है? W निकालना है। ठीक है, तो W को हम क्या बोलेंगे? P0 और Q0। अगर P0 Q0 को हम गुना करते बच्चे तो W मिलता है। ठीक है, हम ये चीज़ें बाद में आपको समझाएंगे कि P0 Q0 क्या होता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपको ये ध्यान में रखना है। अभी इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करेंगे बच्चे, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से भारित औसत विधि यूज करेंगे, है ना। तो सबसे पहले सभी बच्चे अपना अपना टेक्स्ट बुक निकालेंगे और उसमें पेज नंबर
पेज नंबर 29, पेज नंबर 29 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बच्चे, पेज नंबर 29, पेज नंबर 29, ठीक है। ये पेज नंबर 29 पे जाके आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। तभी हम स्वाध्याय का एक क्वेश्चन बताएंगे बच्चे, स्वाध्याय 1.3, स्वाध्याय 1.3, ठीक है। अभी हम इसी का एक क्वेश्चन करेंगे जो पेज नंबर 29 पे है, उसमें से पहला क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे बच्चे, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है बच्चे, ओके। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु के उत्पादन में उपयोगी 6 भिन्न भिन्न वस्तु विषयक सूचना निम्नानुसार है, उस पर से सूचकांक की गणना करके उसका अर्थघटन कीजिए, ठीक है। हमको अर्थघटन भी करना है बच्चे। वस्तु दिया हुआ है ABCDEF, भार दिया है, मैंने बताया था भार को किससे सूचित करेंगे बच्चे, W से, है ना। और मूल सापेक्ष प्रतिशतता, मूल सापेक्ष प्रतिशतता को ही हम क्या बोलते हैं, सूचकांक बोलते हैं, मतलब इसको हम कैपिटल I द्वारा सूचित करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा है बच्चे वो कैपिटल I हो जाएगा, और ये जो भार है इसको हम क्या बोलेंगे, W, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। अभी मेरे साथ साथ ध्यान देंगे बच्चे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे वस्तु, ठीक है। क्या लिखेंगे, वस्तु। तो वस्तु का यहाँ पे कॉलम बना देंगे बच्चे। वस्तु में लिखेंगे ABCD, है ना, D, इसके बाद E है, फिर F। तो टोटल मेरे हिसाब से 6 वस्तु है, ओके। उसके बाद है भार। मैंने बताया था बच्चे को जो भार होता है, ठीक है, जो भार होता है इसको हम किससे सूचित करते हैं, W से, ठीक है। अभी जो भार दिया है वो 5 है, 10 है, ये वापस 10 है, 30 है, 20 और 25, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मूल सापेक्ष प्रतिशतता। जो मूल सापेक्ष प्रतिशतता होते हैं बच्चे, इसको हम लोग I बोलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मूल्य सापेक्ष प्रतिशतता, इसी को हम कैपिटल I भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटल I, ठीक है। इसमें दिया 290, फिर 315, उसके बाद है 280, उसके बाद है 300, ये 315 है, उसके बाद 320, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चे, अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, है ना। सबसे पहले हम यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे जिसमें हम निकालेंगे IW, क्योंकि फार्मूले में क्या चाहिए बच्चे, IW। अभी मैंने आपको बताया था कि समान सूचकांक ज्ञात करना है, कौन सी विधि से, भारित औसत की विधि, है ना। क्योंकि क्वेश्चन में भार दिया है बच्चे, तो भारित औसत की विधि से हम सूचकांक ज्ञात करेंगे। तो उसका फार्मूला सिग्मा IW डिवाइड बाई सिग्मा W। तो यहाँ पे I का मतलब क्या है, I का मतलब मैंने बताया था प्रतिशत मूल्य अनुपात, इसी को हम मूल सापेक्ष प्रतिशतता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, मूल सापेक्ष प्रतिशतता। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मूल सापेक्ष प्रतिशतता, ठीक है, मूल सापेक्ष प्रतिशतता, ओके। अब आते हैं सम्स पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, IW अगर हमको ज्ञात करना है बच्चे, तो इसको क्या करना है, सीधी सी बात है, इसको आप गुना कर देंगे, 5 को गुना कर देंगे 290 से, ठीक है। तो 5 गुने 290, आपके पास कैल्सी होगा बच्चे तो आप कैल्सी में कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको करके बता, ओके बच्चे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखो, अभी कैल्सी है नहीं बच्चे, इसके लिए मैं मोबाइल में कर रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेटर में करेंगे। यहाँ पे दिया 5 गुने 290, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुने 290, ठीक है। तो 1450 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख देंगे बच्चे, 1450, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1450, ठीक है। उसी तरीके से गुना करेंगे, 10 गुने 315, तो आ जाएगा 3150 बच्चे। 10 गुने 280 आ जाएगा 2800। ये 30 गुने 300 यानी 3 3 9 यानी 9000 ये आ जाएगा, ठीक है। फिर 20 गुने 315 तो
15 दूनी 30, 3 दूनी 6, यानी 6300 आ जाएगा बच्चे। और उसके बाद ये 25 गुनी 320, यानी ये आ जाएगा मेरे हिसाब से 8000, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसका टोटल करेंगे, ठीक है। जब इसका टोटल लगाएंगे बच्चे तो ये आ जाएगा 30,700। कितना आ जाएगा? 30,700। तो ये जो 30,700 आया इसको हम बोलेंगे सिग्मा आई डब्ल्यू, इसी को हम सिग्मा आई डब्ल्यू बोलेंगे बच्चे, ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, भारित औसत की विधि से। दूसरी चीज क्या करना है आपको, ये जो भार है, ठीक है, तो जो भार दिया बच्चे भार का भी टोटल करेंगे, ठीक है। तो भार का जब आप टोटल करेंगे तो ये 100 आएगा, ठीक है, ये 100 आ जाएगा। तो 100 जो है इसको हम लोग बोलेंगे बच्चे सिग्मा डब्ल्यू। क्या बोलेंगे इसको? सिग्मा डब्ल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे भारित औसत की विधि। क्या लिखेंगे बच्चे? भारित औसत की विधि। तो भारित औसत की विधि से हम लोग क्या निकाल रहे हैं? सूचकांक। तो यहाँ पे लिखेंगे भारित औसत की विधि, ठीक है। क्या लिखेंगे? भारित औसत की विधि। भारित औसत, भारित औसत की विधि, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बच्चे सामान्य सूचकांक। क्या लिखेंगे? सामान्य सूचकांक। तो इसका फार्मूला हमने बताया था, क्या होता है? सिग्मा आई डब्ल्यू डिवाइड बाई सिग्मा डब्ल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ सिग्मा आई डब्ल्यू कितना है बच्चे? तो सिग्मा आई डब्ल्यू का टोटल था 30,700, ठीक है। अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे टोटल जो है 30,700 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 30,700। और सिग्मा डब्ल्यू का मतलब बच्चे 100, तो ये 100 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 307। कितना आ जाएगा बच्चे? 307, ठीक है। अभी बोला था क्वेश्चन अर्थघटन करना है। क्या करना है? अर्थघटन। कभी भी क्वेश्चन में अगर अर्थघटन आता है बच्चे तो क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ता है कि उसमें कमी हुआ है कि वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको अर्थघटन करके बताता हूँ, ठीक है। तो अर्थघटन में क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे लिखना है कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तु के उत्पादन में, क्या लिखेंगे बच्चे? इलेक्ट्रॉनिक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि हुआ है। क्या हुआ है बच्चे? वृद्धि। मैंने बताया था अगर 100 से ज़्यादा हो, अगर 100 से ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं वृद्धि, है ना। 100 से कम होगा तो उसको क्या बोलेंगे? कमी। अब बताओ 100 से कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे 307 माइनस 100। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है बच्चे कि 207% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना परसेंट की वृद्धि हुई है, तो ये हो गया अर्थघटन। अर्थघटन का मतलब है कि जो सूचकांक में वृद्धि हो रहा है या कमी हो रहा है वो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्वाध्याय 1.3 का। अभी हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ओके बच्चे, अभी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सबसे पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या दिया है, ठीक है। तो सब लोग ध्यान देंगे बच्चे यहाँ पे, है ना, कि यहाँ बोला है एक फर्नीचर के बनावट की वस्तु के उत्पादन में उपयोगी 6 विभिन्न वस्तु विषयक सूचना निम्नानुसार है। उस पर से वर्ष 2014 को आधार वर्ष लेकर और 2015 के सूचकांक को ज्ञात करके उसका अर्थघटन करिए। अभी इस क्वेश्चन में भी क्या बोला बच्चे? अर्थघटन। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में अर्थघटन कैसे इसी क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट में करेंगे अर्थघटन। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है? वस्तु दिया है क्वेश्चन में ABCDF, भार दिया हुआ है बच्चे। अब यहाँ पे क्या है? वर्ष दिया 2014 का मूल, वर्ष 2015 का मूल। तो हमने बताया था कि दोनों में से जो आधार वर्ष है बच्चे वो कौन सा है? ये 2014 को हम आधार वर्ष बोलेंगे और 2015 को क्या बोलेंगे? चालू वर्ष, ठीक है। तो जो 2014 आधार वर्ष है इसको हम किससे सूचित करेंगे? तो सर इसको P0 बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे बच्चे? P1, ठीक है। तो यहाँ से तुमको क्या मिलेगा बच्चे? यहाँ से तुमको सूचकांक मिल जाएगा I, है ना। यहाँ से I निकालेंगे तो I का फार्मूला था P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100, ठीक है। उसके बाद फिर IW को गुना कर देंगे। चलो तो देखते हैं इस सम्स को कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बच्चे वस्तु, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वस्तु। क्या लिखेंगे बच्चे?
वस्तु। वस्तु में क्या क्या दिया है, ए है, बी है, सी है, डी है ना। फिर ई और लास्ट में क्या है बच्चे, एफ। वस्तु एफ तक दिया है। ओके, इसके बाद है भार, है ना। यहाँ पे लिखेंगे वस्तु का भार। भार को किससे सूचित करेंगे बच्चे, डब्ल्यू से, है ना। भार में जो दिया है वो दिया 17, 15, 22, 17, 15, 22, 16, 12, 18, 16, उसके बाद बच्चे 12 है, फिर 18 है। ओके, इसके बाद दिया है 2014 का मूल्य, है ना। तो मैंने बताया था अगर 2014 का मूल्य है बच्चे तो इसको क्या बोलेंगे, P0 बोलेंगे, है ना, P0। इसको क्या बोलेंगे, P0। और 2015 का जो मूल्य है बच्चे उसको क्या बोलेंगे, P1। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन में जो 2014 का मूल्य दिया है वो 30, 20, 50 से बच्चे। तो यहाँ पर लिखेंगे 30, फिर यहाँ पे लिखेंगे 20, उसके अंदर लिखेंगे बच्चे 50, 30, 20, 50, फिर 32 दिया तो यहाँ पे लिखेंगे 32, फिर 40 लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद 16 लिखेंगे। ठीक है, ओके। अब उसके बाद चालू वर्ष का मूल्य दिया है 24, 24, 70, 24, 24, 70, 40, 48 और वापस 24 दिया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालना बच्चे, सूचकांक निकालने। ठीक है, तो सूचकांक निकालने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला है बच्चे, आई, है ना। तो मैंने बताया था आई बराबर फार्मूला लिखेंगे P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100। ठीक है, तो जो P1 है बच्चे डिवाइड बाई P0 इंटू 100, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, जो हमारे पास P1 है, ठीक है, तो P1 कितना दिया है, 24 दिया है, डिवाइड बाई क्या करेंगे P0 30 और इंटू क्या कर देंगे 100। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सूचकांक निकलेगा। क्या निकलेगा बच्चे, सूचकांक, है ना। तो 24 गुने 100 भागे 30, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको गुना भाग करेंगे ये 80 आएगा बच्चे। कितना आ जाएगा, ये 80 आ गया। अभी क्या करेंगे इसके बाद 24 भागे 20 गुने 100, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 120। फिर 70/50 गुने 100, है ना। फिर 40/32 गुने 100, फिर उसी तरीके से 48/40 गुने 100, फिर 24/16 गुने 100। अभी सभी को कैलसी से फटाफट आंसर निकाल देंगे बच्चे। तो ये आपका 80 हो गया, 120 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 140 आ जाएगा बच्चे, 125 आएगा, 120 आ जाएगा और 150। इसके बाद हमने बताया था, इसके बाद हम क्या निकालेंगे, IW, है ना, क्योंकि जब भी हम भारित औसत की विधि से सूचकांक ज्ञात करेंगे तो इसके लिए IW होना जरूरी है बच्चे, है ना। तो IW निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से W मिल गया और यहाँ पे हमने I निकाला। अगर ये दोनों को मैं गुना कर दूँ तो क्या मिलेगा, IW। ठीक है, तो 17 गुने 80 करेंगे बच्चे, है ना। तो जब 17 गुने 80 करेंगे तो आ जाएगा 1360। ठीक है, ये फटाफट कर लेना है कैलसी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 1800 आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 3080 आ जाएगा। ये 16 गुने 125 तो आपका आ जाएगा 2000। ठीक है, फिर ये आ जाएगा 1440 और ये आ जाएगा बच्चे 2700। ठीक है, अब इसका टोटल कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 12380। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और मैंने बताया था W का भी टोटल करने बच्चे, क्योंकि फार्मूले में ये दो ही काम लगता है ना। इसको हम क्या बोलते हैं,
सिग्मा आई डब्ल्यू बोलेंगे, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा डब्ल्यू, ठीक है। तो सिग्मा डब्ल्यू यहाँ पे ये 100 आ जाएगा बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे सूचकांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चे, सूचकांक, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे भारित औसत की विधि। कौन सी विधि यूज कर रहे हैं हम लोग बच्चे, भारित औसत की विधि। तो यहाँ पे निकालेंगे, लिखे देंगे भारित औसत की विधि, ठीक है। अब यहाँ पे सूचकांक, ठीक है। तो बताओ बच्चे सूचकांक का फार्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा आई डब्ल्यू डिवाइड बाई सिग्मा डब्ल्यू, है ना। तो बताओ यहाँ पे सिग्मा आई डब्ल्यू कितना आ गया बच्चे, तो सिग्मा आई डब्ल्यू अभी मैंने यहाँ पे निकाला था 12,380 डिवाइड बाई 100। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 123.8, ठीक है। अब इसका अर्थघटन करना है बच्चे, है ना। क्वेश्चन में क्या बोला था, अर्थघटन कीजिए। अर्थघटन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कोई कोई बच्चे अर्थघटन नहीं करते, लेकिन करना चाहिए। अर्थघटन से मालूम पड़ता है कि कमी हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो अर्थघटन में यहाँ पे एक लाइन लिखना होता है बच्चे, कुछ नहीं है, ठीक है। अर्थघटन में ये लिख देना है कि आधार वर्ष की अपेक्षा, आधार वर्ष कौन सा था बच्चे, 2014, है ना, कि 2014 की अपेक्षा 2015 के मूल्य में, 2015 के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो हम माइनस करेंगे 123.8। हमने बताया था कमी वृद्धि जानना है तो 100 माइनस करते हैं ना। तो यहाँ पे 23.8% की क्या हो जाएगा बच्चे, वृद्धि हो जाएगी। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 28% की वृद्धि हुई, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चे, तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। ओके, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं बच्चे। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट 3 और सूचकांक ज्ञात करेंगे 3 तरीके से, जिसको लास्ट ईयर पास से और फिशर की विधि बोलते हैं, ठीक है बच्चे। ओके।